स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा तथा व्याकरण। भाषा को अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को कहते हैं ग्रामर। अब हम अपने पाठ का आरंभ करेंगे। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाषा शब्द कहाँ से आया, उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? उसका निर्माण हुआ है संस्कृत की भाष धातु से। तो भाष का क्या अर्थ होता है? भाष का अर्थ है वाणी, अर्थात जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। जो भी हम अपने मुख द्वारा बोलते हैं वो सब क्या चीज़ें हैं? वो सब भाषा है। देखिए तथा पढ़कर समझिए। चित्र को ध्यान से देखिए तथा पढ़िए कि अध्यापक और बच्चों के बीच क्या क्या बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे वार्तालाप दिया गया है जो अध्यापक और बच्चों के बीच हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। अध्यापक: बच्चों, आज से तुम सभी को यह पुस्तक पढ़नी है। बच्चे: जी श्रीमान जी, यह पुस्तक तो व्याकरण की है। अध्यापक: तुम्हें कैसे पता? बच्चे: श्रीमान जी, इस पर व्याकरण लिखा है। अध्यापक: अरे हाँ। आपने देखा कि अध्यापक छात्रों को एक पुस्तक दिखाकर कुछ कह रहे हैं। बच्चे उनकी बात समझ रहे हैं और पुस्तक पर छपा नाम पढ़कर उसका नाम भी जान रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब भाषा है। अतः स्पष्ट है कि तो इससे हमें क्या समझ में आया? मन के भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। जो भी हमारे मन के भाव हैं और जो विचार आते हैं हमारे मन में, उस चीज़ का आदान प्रदान, यानी हम बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो वो साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे पढ़ेंगे। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम विस्तार से बताएंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बोलकर प्रकट करना और सुनकर समझना, तो इसमें एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसको समझ रहा है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जब बोल रहा है तो पहला व्यक्ति उसको सुनकर समझ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये मौखिक भाषा कहलाता है। बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के विभिन्न तरीकों, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो? जैसे बातचीत करना, वाद विवाद, भाषण देना आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है, क्योंकि हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। भाषा के इस रूप को उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। अब हम विस्तार से भाषा का दूसरा रूप पढ़ेंगे जो है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हमने अपने मन के भाव बोलकर नहीं, हमने लिखकर जब उसको दूसरे के समक्ष प्रकट किया तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला लिखित भाषा। तो आगे बढ़ते हैं। विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख साधनों। कैसे कर सकते हैं हम लिखित भाषा का प्रयोग? जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा के विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखवाने की क्षमता नहीं होती, जबकि लिखित भाषा में इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हमने मौखिक भाषा का प्रयोग करके अपने विचार किसी के सामने प्रकट किए हैं तो क्या हम उसको रख सकते हैं संभाल के? नहीं रख सकते। पर लिखित भाषा में हम अब विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे बोली के बारे में। बोली भी एक भाषा का रूप है। किसी देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में, पर वो सीमित होगा, छोटा होगा या बड़ा भी हो सकता है, तो उस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसको हमने बोली कहा है। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, यह प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बदलता रहता है और इसका प्रयोग राजकीय कार्यों में नहीं होता। राजकीय कार्यों में भी हम बोली का प्रयोग नहीं करते हैं और ये प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इसका जो रूप है वो बदलता रहता है। भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत देश के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है।
तो क्या बताया हमने, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हमने कहा बोली। और कौन कौन सी होती हैं बोली? भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी। आगे पढ़ेंगे। प्रमुख भारतीय भाषाएं। हमारा भारतवर्ष जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें अनेक अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। यहाँ पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु अब उनमें 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब हमारे भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? सिंधी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, संथाली, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली, मराठी। तो ये विभिन्न राज्यों में भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, और कितनी है ये? 22 भाषाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में। वह भाषा जो विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती हैं। जैसे कि अंग्रेजी। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में समझी जाती है, बोली जाती है और लिखी जाती है, और ये शिक्षा के माध्यम बन जाती है ये भाषा। आगे पढ़ेंगे लिपि के बारे में। भाषा कुछ ध्वनि समूह से बनती है। जो भाषा है वो कुछ ध्वनि के समूहों से बनती है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग अलग चिन्ह निर्धारित है, और जैसे ही हम अपने मुख से कुछ भी बोलते हैं तो वो जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसके लिए एक एक चिन्ह निर्धारित होता है। ध्वनि समूहों को सूचित करने वाले चिन्ह समूहों को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। ध्वनि को जब हम चिन्ह का रूप देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो लिपि बन जाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, फ्रेंच की रोमन, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी और जर्मन की भी रोमन। तो हमने क्या समझा इससे? कि भाषा जो ध्वनि समूह से बनती है तो उसके लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है। तो ध्वनि समूह को जो चिन्ह से हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाती है। आगे पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है। अब हमने भाषा पढ़ ली, पर उसको शुद्ध तरीके से कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें बोलना है, कैसे लिखना है शुद्ध तरीके से, वो शास्त्र कौन सा है? वो है व्याकरण। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पे हम उदाहरण से समझाएंगे आपको। मेरे नहीं पास कलम है, नाम देश भारत है मेरे का। क्या आपको ये सुनने में अटपटा या अशुद्ध लग रहा है? कि ऐसा लग रहा है कि हमने क्या वाक्य बोल दिया? तो उपयुक्त लिखे वाक्य पढ़ने में अटपटे हैं और अशुद्ध लग रहे हैं। ये वाक्य व्याकरण के नियम के अनुसार कैसे होने चाहिए? मेरे नहीं पास कलम है को कैसे बोलना चाहिए? मेरे पास कलम नहीं है, नाम देश भारत है मेरे का, मेरे देश का नाम भारत है। तो भाषा को सही तरीके से उपयोग कैसे करना है वो हमें कैसे सिखाता है? वो हमें व्याकरण सिखाती है। अतः व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। अब हम व्याकरण के अंक के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण के कितने अंक होते हैं? 3 प्रमुख अंग होते हैं, या विभाग भी कह सकते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत वर्णों के सही आकार, उच्चारण और सही लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है। आप देखिए, जैसे इनका नाम है वैसे ही उनका जो काम है, जो करते हैं, वो ही बताएंगे इसके बारे में। जैसे वर्ण विचार आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? वर्णों के सही आकार के बारे में, उच्चारण के बारे में बताते हैं। तो और वर्ण कौन से होते हैं हमारे? अ, आ, क, ह इत्यादि, ये उदाहरण दिए गए हैं। फिर आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, बनावट, भेद आदि के नियम पर विचार किया जाता है। जैसे जाना, सोना, खेलना, स्कूल इत्यादि। तो ये क्या है? शब्द विचार है। शब्द के रूप के बारे में, बनावट के बारे में जो हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो शब्द विचार में हम सीखते हैं। वाक्य विचार में क्या करते हैं हम?
इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य बनाना अथवा वाक्य विच्छेद के नियम और विराम चिन्हों के नियम आदि का वर्णन होता है। जैसे रजत खाना खाकर खेलने गया है। तो जो शब्दों का जो समूह है वो क्या है, वो वाक्य है। और वाक्य विचार हमें क्या सिखाता है कि वाक्य किस तरीके से नियम से लिखना चाहिए, उसमें कौन से विराम चिन्ह इस्तेमाल करने चाहिए, प्रयोग करने चाहिए, वाक्य का भेद कैसा होना चाहिए, वाक्य विच्छेद कैसा होना चाहिए। तो वो हम किस में सीखते हैं, व्याकरण के वाक्य विचार के अंग में या विभाग में। व्याकरण के इन तीनों अंगों का विस्तृत अध्ययन आगे के अध्यायों में करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमने अपने अध्याय में क्या सीखा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हमने सीखा कि भाषा क्या है, अपने विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। और भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22। और पहले कितनी भाषाओं को थी, 18। उसके बाद 4 भाषाएं और इसमें जोड़ दी गई। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अभ्यास का क्या तात्पर्य होता है कि हमने जो भी अध्याय में सीखा है, क्या हम उससे उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं, तो इससे हमें और अध्याय अच्छे से समझ में आता है। तो का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहला देखेंगे, भाष का अर्थ है, सबसे पहले बताया था हमने, भाष का अर्थ होता है वाणी। क्या होता है, वाणी। दूसरा देखेंगे, मौखिक भाषा का रूप है। इनमें से देखिए उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से आपको मौखिक भाषा बताना है कौन सा है। कविता सुनाना, समाचार पत्र, पत्रिका। नहीं, इसमें कविता सुनाना मौखिक भाषा का रूप है। क्यों, क्योंकि कविता वो मुख से सुना रहे हैं और जो श्रोतागण हैं वो कानों से सुन रहे हैं। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से बोली है, इन तीनों में से कौन सी बोली है। अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, तो भोजपुरी क्या है, भोजपुरी एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए इसका नाम क्या है, बोली। अब आगे देखेंगे, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको उसमें से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पर लिखना है। डैश का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भाषा का। तो भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने या लिखने के लिए। आगे पढ़ेंगे, भाषा को लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, चिन्हों की आवश्यकता होती है। भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, चिन्हों की आवश्यकता होती है। तीसरा देखेंगे, डैश के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। वो कौन सा माध्यम होता है, वो कौन सा शास्त्र होता है, वो होता है व्याकरण। चौथा प्रश्न देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आगे पढ़ेंगे, गा पाठ देखेंगे। दिए गए वाक्यों को पढ़िए व शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, हमें सही कर उनको लिखना है। मुझे तुम्हारे है पर भरोसा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वाक्य तुम्हारा घड़ी सुंदर है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम्हारी घड़ी सुंदर है। तीसरा देखेंगे, राधा नहीं है क्यों आई, राधा क्यों नहीं आई है। चौथा वाक्य देखेंगे, मेरे को दिल्ली है जाना आज, मुझे आज दिल्ली जाना है। मेरे को कोई शब्द नहीं होता, अगर सही व्याकरण का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको लिखना है मुझे। आगे पढ़ेंगे, बोली भाषा का ही रूप है, बिल्कुल सही, पर सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली। मौखिक भाषा को हम कानों से सुनकर समझते हैं, बिल्कुल सही है ये। आगे पढ़ेंगे, व्याकरण के 3 अंग हैं, 3 विभाग हैं, बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न देखेंगे, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, बिल्कुल सही। देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला देखेंगे, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है, तो आप ऐसे लिखेंगे, हमें भाषा की आवश्यकता, यहाँ तक देखेंगे प्रश्न में से लिखेंगे, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता है। तो इसमें बस क्यों नहीं लिखेंगे आप। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बोली किसे कहते हैं,
किसी देश के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो आप इसमें भोजपुरी, हरियाणवी उदाहरण भी दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भाषा तथा बोली में क्या अंतर है? तो आप इसमें लिखेंगे कि भाषा जो है अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है। बोली किसी देश के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, और जो भाषा होती है वो हम राजकीय काम में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बोली का इस्तेमाल हम राजकीय कार्यकाज में नहीं कर सकते। और आप उदाहरण दे सकते हैं, भाषा में आप हिंदी लिख सकते हैं और बोली में आप हरियाणवी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। इस अध्याय में इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।